हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। समतल में गति, वृत्तीय पथ पर गति, और देख रहे हैं कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में जो सवाल हैं वृत्तीय पथ पर गति वो किस तरह के हैं। उदाहरण है, हाँ चलिए आ गया सबसे पहला उदाहरण जिसका मैं जिक्र कर रहा था पिछले वीडियो में। कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है फंस गया है। वह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चलता है, यानी खांचे में सर्कल पे घूम रहा है और 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। देखिए ये सबसे बड़ी बात आ गई, 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है ना। तो एक चक्कर में कितना समय लेगा ये पता लगाइए, या ये पता लगाइए कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है। अब एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएंगे, वो आधा चक्कर होगा, आधे से आधा होगा, कितना होगा। कीड़े की कोणीय चाल, रेखीय चाल कितनी होगी। ठीक, यानी समय दिया और चक्कर दिए, तो एक चक्कर में कितना कोण घूमता है, कोण बना लीजिए और कोण बटे समय कर दीजिए तो कोण की चाल आ जाएगी। तो कोण की चाल आई तो कोणीय चाल हो जाएगी। अब देखिए ये है उदाहरण नंबर 10। उदाहरण कौन सा है, 4-10। ठीक, अब अगर देखें, छोटा सा चित्र बनाकर देखें तो ये जो त्रिज्या है ये है 12 सेंटीमीटर, आर जो है ये है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, ये बन गए मीटर। ठीक, अब 7 चक्कर 100 सेकंड में, तो कोण कितना बनेगा, कुल थीटा बनेगा। 7 चक्करों में कितना कोण होगा, देखो इतना हो जाएगा 7 चक्करों में कोण, ये बन गया कोण। और समय कितना बनेगा, ये हो गया डेल्टा थीटा, कुल कितना कोण चल गया। और कितना समय है, 100 सेकंड, ये 100 सेकंड का समय है। तो कोणीय चाल कितनी बन गई, 14 पाई बटे 100। ठीक, अब पाई का मान रखोगे तो पाई का मान रख लो। पाई का मान कितना रखते हो, 22 बटे 7, 7 दूनी 14, तो ये बन गया 44, 0.44, ये आ गया रेडियन प्रति सेकंड। ये क्या बन गई, कोणीय चाल, कुल कोण बटे कुल समय, सीधी सी बात है। अब आई रेखीय चाल। तो V होता है R ओमेगा, ऐसे। कितनी त्रिज्या है, त्रिज्या है 12 बटे 100, तो ये हो गई 0.12 और ये है 0.44, ये बन गई मीटर प्रति सेकंड में। तो ये कितना बन रहा है, देखो 12 चौक 48 और 12 चौक 48 और 4 52, 0.0 ऐसे। ठीक, 0.0528 मीटर प्रति सेकंड है ना, ऐसे। ये क्या बन गई, रेखीय चाल बन गई। अब भाई बात, हमने मीटर प्रति सेकंड में निकाला, इन्होंने सेंटीमीटर में निकाला, आप सेंटीमीटर में निकाल लो, मीटर में निकाल लो, आंसर मीटर में होना चाहिए, रूल यही है। सेंटीमीटर में चाहो तो सेंटीमीटर में निकाल लो, आप कोई दिक्कत नहीं। क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है, इसका परिमाण कितना होगा। त्वरण जो है सदिश एक दिशा में नहीं है, यानी जो इस पर त्वरण लगेगा वो कितना लगेगा, देखो त्वरण लगेगा केंद्र की तरफ। मान लीजिए यहाँ कीड़ा यहाँ पे तो इधर को लगेगा, ये कीड़ा यहाँ आ गया तो इधर को लगेगा। ठीक, तो दिशा तो है लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग है। तो इसका मतलब एक दिशा में अचर नहीं है, दिशा बदलती है। परिमाण कितना है, परिमाण है अभिकेंद्रीय त्वरण है, इसका परिमाण है v²/r। तो जो v का मान आया है, यहाँ से जो v का मान आया है ये आया है 0.5028 का वर्ग, और जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है 12 बटे 100, ये है मीटर प्रति सेकंड। सेकंड स्क्वायर त्वरण है ना, सेकंड स्क्वायर ऐसे। ठीक, तो ये है। तो अब इसे मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जैसे चाहे निकाल सकते हो। क्या पूछा कि ये दिशा में अचर है, दिशा में अचर नहीं है,
परिमाण में अचर है। तो त्वरण दिशा में अचर नहीं है, केवल परिमाण में अचर है। ठीक, ये हो गया उत्तर किस बात का? क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है? इसका परिमाण कितना है? ठीक, ये आई। परंतु त्वरण का परिमाण अचर है और त्वरण एक अचर सदिश नहीं है, अर्थात त्वरण की दिशा बदलती रहती है, हमेशा केंद्र की तरफ रहती है। जैसे मैंने बताया, यहाँ है तो इधर को हो जाएगा, यहाँ चल रहा है तो उधर को हो जाएगा, और यहाँ चल रहा है तो केंद्र की तरफ। देखो दिशाएं अलग अलग हो रही हैं। तो अभिकेंद्रीय त्वरण अचर सदिश नहीं है, उसका परिमाण अचर हो सकता है। कब? जब चाल अचर हो जाए। जब चाल अचर हो जाती है तब ऐसा हो जाता है। अगर चाल बदल रही तो फिर परिमाण भी अचर नहीं है, क्योंकि असमान वृत्तीय गति की मैं बात कर रहा था पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें असमान गति में रेखीय चाल भी बदलती है, तो फिर ये परिमाण भी अचर नहीं होता। अलग अलग चाल पे अलग अलग होता है फिर ये। ठीक, चलिए ये था एक उदाहरण। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ गया एक प्रश्न है, 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। यह है प्रश्न नंबर 8। वे सतह के किनारे के बिंदु P पर स्केटिंग शुरू करती हैं। एक चित्र बनाया है P पर, और फिर अलग अलग रास्तों से Q तक पहुंचती हैं। किस लड़की के लिए वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है? ठीक, विस्थापन किसके बराबर है? तो जो व्यास के अनुदिश गई है, जिसने छोटे से छोटा रास्ता तय किया है, उसी का विस्थापन या उसी के पथ की लंबाई, उसी की दूरी कम से कम है, वही विस्थापन के बराबर है। अब देखो चित्र बना के समझा देते हैं। तो ये जो है, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्नावली पे, और ये प्रश्न संख्या है 8, यानी एक्सरसाइज है, और ये है 4-8 इस प्रकार। ठीक, अब ये कह रहा है कि एक वृत्तीय पार्क में, पहाड़ी पर, बर्फीली पहाड़ी पर, ठीक, लड़कियां P से Q तक पहुंचती हैं और उनके रास्ते हैं। ये सीधा रास्ता है एक लड़की का, देखिए P से Q तक जाने का। एक का रास्ता ये है, यूँ ऐसे, और एक का रास्ता कुछ इस तरीके से है, यूँ ऐसे। ठीक, और लड़कियों के नाम हैं ABC, है ना? 3 लड़कियां हैं ABC। ये A है, ये B है, ये C है, मान लीजिए ऐसे। ठीक, तो सवाल में पूछा है किस लड़की के लिए यह वास्तव में एक स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है? प्रत्येक लड़की का विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? तो परिमाण कितना, देखिए व्यास के अनुदिश जो गया, कम से कम लंबाई, यह है परिमाण। परिमाण है 2r, त्रिज्या के बराबर। किसका? विस्थापन का परिमाण है। यह है विस्थापन, इस प्रकार है, देखो विस्थापन का परिमाण है। ठीक, अब किसका है? B का है, B। ठीक, इसे लिख देंगे लड़की का। ओके, बस ये उत्तर हो गया। जो लड़की B के अनुदिश गई है, उसका विस्थापन, उसकी चली गई दूरी, ठीक, एक ही है। बाकी ये जो इधर से गई है A से, इसकी दूरी ज़्यादा है, विस्थापन तो यही बनेगा। विस्थापन तो कम से कम लंबाई होती है पथ की, तो इसकी दूरी ज़्यादा है, विस्थापन वही है। C की भी दूरी ज़्यादा है, विस्थापन वही है। विस्थापन और दूरी किसकी बराबर हैं? जो B के अनुदिश गई है, जो व्यास के अनुदिश गई है, सर्कल में डायामीटर के अनुदिश गई है, छोटे छोटे रास्ते से जो गई है, उसी का विस्थापन चली गई दूरी के बराबर है। इतना सवाल था। अब आया 9 नंबर।
अब आया एक्सरसाइज 4.9। कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र ओ से चलना शुरू करता है। अब मैं बना देता हूँ चित्र, है ना, चित्र बना देते हैं। देखिए वृत्त बन गया, मान लीजिए इस तरीके से, ओके। और एक चित्र इधर को बताया गया ऐसे, एक इधर को बताया गया रेखा में, नाम बताए गए Q, ये O और ये बिंदु बताया गया P। ठीक, अब क्या कह रहा है, कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ठीक, तथा पार्क के किनारे P तक पहुँचता है। P तक पहुँच गया किनारे पे। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ QO के रास्ते, ठीक, ऐसे साइकिल चला, या तो इधर से जाए या इधर से जाए, परिधि के अनुदिश जाना है, यानी P तक, तो O से Q तक, P तक पहुंचा इसके रास्ते। उसके बाद या तो इधर से घूम के Q पे चला जाए या इधर से घूम के चला जाए। कहता परिधि से होकर जाता है Q तक और केंद्र पर वापस आ जाता है, फिर यहीं पे वापस आ जाता है, ठीक। पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है, यानी पार्क की जो त्रिज्या है R, वो R है 1 किलोमीटर। इसे लिख सकते हैं R 1000 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 1000 मीटर, अगर मीटर में बना दो तो सिंपल सी बात है। यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हों तो साइकिल सवार का A कुल विस्थापन, औसत वेग, औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ देखना यह है कि वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ QO के रास्ते, जैसा कि चित्र 4.21 में बताया गया है, केंद्र पर वापस आ जाता है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए इधर से आ जाता हो यूँ ऐसे, ठीक, अथा पार्क P पर पहुंचता है। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ, अब साइकिल चलाता हुआ तो पहले हम ये मान लें कि इस रास्ते से आता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हो सकता है इस रास्ते से जाता हो, बड़ा रास्ता भी है। कुल मिलाकर जो समय है इस रास्ते पर वो कितना है, समय है 10 मिनट, यानी इस रास्ते पे जो समय है, यहाँ पहला केस मान लिया ऐसे, इसको मान लिया S, तो रास्ते को लिख देता हूँ OPSQ के अनुदिश, ये पहला मान लिया मैंने, ठीक। समय डेल्टा T कह रहा है 10 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट। अब 10 मिनट में क्या होना है, या तो सेकंड बनाओ या घंटे बनाओ। तो घंटे बना दूं, वहाँ किलोमीटर है, यहाँ घंटे बना दूं, तो कितने घंटे बनेंगे, 10/60 घंटे। घंटे को लिख देते हैं आवर, HRS, है ना, या घंटा लिख दो, ठीक। अब कह रहा है कि औसत वेग, कुल विस्थापन, तो पहली बात आई कुल विस्थापन, पहला सवाल आया तो कुल विस्थापन हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जहाँ से चला था वहीं आ गया तो विस्थापन खत्म हो गया। विस्थापन है प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, तो वो तो खत्म हो गई, यहीं पे आ गया। अब औसत वेग वो भी खत्म हो जाएगा। अगर औसत वेग की बात करो तो वो कितना होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो कितना हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कितना समय है 10/60, तो विस्थापन तो है नहीं तो 0 आ जाएगा आंसर। समय तो है, विस्थापन नहीं है। औसत चाल क्या होगी, अब बात बनेगी, देखो औसत चाल निकालनी पड़ेगी। अब औसत चाल, ये देखो क्या बनेगी औसत चाल, दूरी है देखो कितनी, यहाँ कितनी है, 1 त्रिज्या 2 त्रिज्या और परिधि का 1/4 भाग, तो कुल हो गया औसत चाल में, औसत चाल भी लिख देता हूँ, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 1 त्रिज्या है, 1 त्रिज्या है और 2πr पूरी परिधि का 4 भाग है, ये है, और समय है 10/60, ऐसे समझ रहे होंगे।
इस रास्ते पर कुल दूरी, ये दूरी, फिर ये चाप की लंबाई, फिर ये दूरी। ठीक, इस पर कुछ और आ सकती है, इस पर ज़्यादा आ जाएगी। फिर अगर इस रास्ते से ना भेजें, इस रास्ते से भेज दें तो ज़्यादा आ जाएगी, आंसर दूसरा आ जाएगा। फिर चाल के लिए विस्थापन और वेग वही होंगे, वो तो सुन लेंगे उन्हें। अब यहाँ से देखा जाए तो उत्तर कितना आ रहा है, देखो कितनी त्रिज्या है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना हो गया, ये हो गया 2 किलोमीटर, और ये हो गया पाई आर बटे 2, पाई आर बटे 2, पाई बटे 2 हो जाएगा ना। फिर पाई बटे 2 लगेंगे, ठीक है, पाई बटे 2 लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाई बाई 2 हो जाएगा सीधा, ठीक। और ये हो जाएगा 10 और ऊपर चला जाएगा 60। ये क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। परफेक्ट। ये आ गई औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल, किस रास्ते से, इस रास्ते से। अगर दूसरे रास्ते से गुजरे हैं, अगर इस रास्ते से चले यूँ घूम के आए परिधि के अनुदिश यूँ, तो दूरी बढ़ जाएगी, समय वही रहेगा 10 मिनट, तो दूरी कितनी बढ़ जाएगी, परिधि का 3/4 हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3 लगा देंगे इसमें, और परिधि का 3/4 हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर चाल बदल जाएगी, कितनी चाल हो जाएगी यहाँ पे, कुल परिधि 1 त्रिज्या 2 त्रिज्या 2r, और परिधि का 3/4वां हिस्सा 2 पाई r, और समय 10/60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल है औसत, ये किस रास्ते से है, ये इस रास्ते से है, इस बड़े रास्ते से है, तब घूम के आया इधर से, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, देखो। और वो जो चाल है वो छोटे रास्ते से है, ठीक। 2 ब्रैकेट में करें, 2 ऐसे, ठीक। तो यानी चाल वेग वगैरह के अंतर को आप समझ सकें, उसके लिए ये सवाल था, 9 नंबर का सवाल है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब है सवाल नंबर 18। कोई वायुयान चक्कर मार रहा है, ऊर्ध्वाधर लूप में चक्कर मार रहा है, उसका अभिकेंद्रीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण को मिला के देखना है, ठीक। चलिए ये है 18, एक्सरसाइज 4/18, ठीक। अब मान लीजिए वायुयान जो है ऐसे एक ऊर्ध्वाधर चक्कर मार रहा है, एक रूप में ऐसे, अभिकेंद्रीय त्वरण। अब यहाँ पे जो चाल है वायुयान की, मान लीजिए वायुयान है ऐसे यूँ, इसकी चाल है v, ठीक। तो गुरुत्वीय त्वरण से तुलना करनी है इसकी, तो पहले इसका अभिकेंद्रीय त्वरण निकाल लेते हैं, कितना होगा। अभिकेंद्रीय त्वरण होता है AC, वो होता है v²/r, ठीक। अब इसका जो चाल है वो है 900 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी त्रिज्या है 1 किलोमीटर, ठीक। तो ये चीज़ बनेगी किसमें, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में बनेगी, इसको मीटर में बदल लो, ठीक। तो चाल को मीटर में बदल लो, देखो चाल कितनी है, चाल है 900, इसे करते हैं 5/18 से गुना, ये बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड में, ओके। तो कितना, 18 × 5 = 90, 50, ये बन जाएगी 250 मीटर प्रति सेकंड। त्रिज्या r ये बनेगी 1000 मीटर, ठीक। अब निकाल लो उसको, क्योंकि अब तुम्हें फिर जो तुम्हें g से तुलना करनी है गुरुत्वीय त्वरण से, वो पहले 980 लेना पड़ेगा, अब 9.8 या 10 ले लेना तुम, ठीक है। अब आ गया AC, ये हो गया 250 बटे 1000, तो 2 0 काट दो, ये हो गया 62.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुरुत्वीय त्वरण होता है तुम्हारा 9.8 मीटर प्रति
सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब तुलना करने देखो कि AC जो है गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा है, अभिकेंद्रीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा है। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है इसमें? अब मान लीजिए ये चाहिए तुम्हें, केंद्र की तरफ चाहिए तुम्हें ये त्वरण 62.5, ठीक, और नीचे की तरफ जो गुरुत्वीय त्वरण है जो भार बनाता है इसमें वो है 9.8। ठीक, अब अगर यहाँ देखें, ठीक, तो नीचे की तरफ जब ये घूम के यहाँ आएगा, देखो ऐसे यूँ आएगा घूम के ऐसे, तो इसमें G रहेगा नीचे की तरफ और अभिकेंद्रीय त्वरण हो जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक, तो अभिकेंद्रीय त्वरण यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक, और त्वरण गुरुत्वीय त्वरण एक ही दिशा में है दोनों, यहाँ पे G और ये एक ही दिशा में है। ठीक, तो प्रभावी त्वरण कम हो जाता है, जो प्रभावी त्वरण है वो कम हो जाता है, यानी केंद्र की तरफ आवश्यकता पड़ेगी कम त्वरण की। 62.5 चाहिए, 9.8 है, तो कितने की जरूरत पड़ेगी? वो आपको देना पड़ेगा, हवा के प्रतिरोध से देंगे आप, हवा के प्रतिरोध से आपको देना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो वृत्त पे नहीं घूमेगा। और यहाँ विपरीत में है तो जोड़ दिए जाएंगे, गति के नियमों में हम जाकर समझेंगे, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तब ऊपर की तरफ एक त्वरण की आवश्यकता पड़ेगी। वो 62.5 और 10 मान लिया तो ये 72.5 72.5 ये जरूरत पड़ेगी। ये भी हवा के प्रतिरोध से देना पड़ेगा। वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण की आवश्यकता पड़ती है। इसमें G प्लस हो रहा है या उसमें से माइनस हो रहा है, ऊपर आएगा तो माइनस हो रहा है, नीचे आ रहा है तो प्लस हो रहा है, क्योंकि विपरीत दिशा में त्वरण है तो प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ये हम पढ़ेंगे गति के नियम में, मैंने बताया है न्यूटन के गति के नियम। किसी लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे हों, लिफ्ट ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ लिफ्ट में त्वरण है या नीचे की तरफ है, तो किस प्रकार प्रभावी जो भार है वो बढ़ जाता है। ठीक, तो कुल मिला के ये सवाल थे वृत्तीय पथ पर गति के, ये सवाल थे, बड़े सरल से सवाल थे और कुछ नहीं, सिंपल से हैं। अब वृत्तीय पथ पर गति का अनुप्रयोग कार्य ऊर्जा और शक्ति में जाकर होगा, वो भी मैंने पढ़ा दिया उस चैप्टर को भी। आप वहाँ देख लें, ऊर्ध्वाधर दिशा में तनाव कैसे देखते हैं, किसी डोरी में रस्सी लपेटी गई है उस तरीके से आप देखें, तो वहाँ मैंने उदाहरण करवाए हैं कई सारे। अब ये वहाँ पहुँच जाएगा चैप्टर। ठीक, कुल मिला के वृत्तीय पथ पर गति ये खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे सदिश राशियों के गुणन, अदिश गुणन, सदिश गुणन, और उस पर आधारित जो सवाल हैं वो करवाएंगे। ठीक है।